तो आप सभी का यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था यानी जीएस पेपर 2 से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आज है डे 4। इसके पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हैं। वापस हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, हिस्ट्री हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, ज्योग्राफी का। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन पॉलिटी को देख लेते हैं करंट बेस्ड मुद्दे पर। ठीक है, तो अगर बात करें सिलेबस की, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए पेपर 2 के लिए, तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। ठीक है, कितने प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, सभी की जो है आपको प्रासंगिकता किस चैप्टर की कितनी है, क्या है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। अगर बात करें सिलेबस की, तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटिकल सिस्टम से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, ठीक है, शासन प्रणाली कैसी है यानी पॉलिटी के संबंध में, सोशल जस्टिस से, आईआर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीएससी मेंस में आंसर राइटिंग की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें देख लेनी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर से संबंधित क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे हम सिर्फ केवल क्वेश्चंस पर, और उसकी कैसे हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। बाकी रणनीति तो बनती रहेगी, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सोशल जस्टिस की रणनीति के बारे में बताया गया है कि कैसे क्या आपको देखना है। अब बात करते हैं कि यूपीएससी का पेपर आपको पता है कि पहले जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 150 नंबर के आते हैं, लास्ट जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 250 नंबर के आते हैं। टोटल 4000 वर्ड लिखना रहता है। ठीक है, 3 घंटे का समय रहता है। तो आपको ये सब कैसे अचीव कर पाएंगे, 20 क्वेश्चन जो है विद इन 3 आवर्स कैसे अचीव कर, कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, और ट्रेडिशनल बुक के अलावा भी आपको बाहर न्यूज़पेपर, नेट से भी जानकारी आपको अर्जित करनी है, ताकि अब जो क्वेश्चन की डिमांड हो वो आप सप्लाई कर सके। तो बाकी और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आज के क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो इसमें करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो केरल में हाल ही में केरल में कुटुंबश्री योजना के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस आलोक में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, गरीबी उन्मूलन, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड में। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब तक 3 क्लासेस हो गई हैं, आपको कुछ ना कुछ तो अनुभव हो ही गया होगा। तो सोचिए, तो सबसे पहले इसको कैटेगराइज कर लीजिए, इसमें क्या क्या पूछा है, यानी कौन कौन से पैराग्राफ में आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय देना है कुटुंबश्री योजना के बारे में, ठीक है, और स्वयं सहायता समूह के बारे में। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन से आप इन दोनों के शुरू कर सकते हैं। फिर मेन मुख्य पार्ट में आप क्या लिखेंगे, उसमें आपको बताना है कि किस प्रकार जो है ये जो है गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप उचित जो है तार्किक जो है उपाय बताते हुए निष्कर्ष देंगे पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे लिखा है। ठीक है, सबका क्वेश्चन लिखने का तरीका, आंसर लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इस क्वेश्चंस को हमने कैसे लिखा है इसको हम देखते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है कुटुंबश्री यानी परिवार की समृद्धि वर्ष 1988 में केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वयं सहायता समूह योजना है। इसका उद्देश्य महिला परिवारों को उत्थान करने के साथ स्वयं सहायता समूह दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा समग्र कल्याण में सुधार करना है। अपने 25 वर्ष पूरे होने पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने में स्वयं सहायता समूह की निर्णायक भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। तो इस प्रकार हमने कुटुंबश्री योजना को जो है संक्षिप्त जो है इंट्रोडक्शन दे दिया। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिखेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लोगों, मुख्य रूप से महिलाओं का एक ऐसा स्वैच्छिक संघ है जिसमें सामाजिक आर्थिक मुद्दों को हल करने, अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए लोग एकजुट होते हैं। ये समूह महिलाओं को वित्तीय संसाधनों, कौशल विकास सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया, हमने कुटुंबश्री योजना के बारे में लिख दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिख दिया। तो इंट्रोडक्शन में ये दोनों हम लिख देंगे। अब मेन पार्ट में जैसा हमने बताया, तो उसमें लिखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे
तो कुछ उदाहरण आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आप हेडिंग डाल सकते हैं। अब जैसे में आर्थिक सशक्तिकरण में भूमिका निभाते हैं, तो आप आर्थिक सशक्तिकरण लिखिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए या ब्लैक पेन से लिख लीजिए। तो उसमें लिखना है सेल्फ हेल्प ग्रुप वित्तीय संसाधनों तथा आय सृजन के अवसरों को उपलब्ध कराने के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। सामूहिक बचत ऋण के माध्यम से समूह के सदस्य व्यवसाय शुरू करने, कौशल विकास करने, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार जो है हम आर्थिक सशक्तिकरण में इतनी बातें लिख देंगे। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है सामाजिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में हम क्या लिखेंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक दूसरे से जोड़ने, समन्वय करने, समर्थन करने के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, या लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं या सामाजिक मुद्दों को हल करने में भूमिका निभाते हैं। सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से स्वयं सहायता समूह महिलाओं को अपने अधिकारों की वकालत करने और लैंगिक असमानता को चुनौती देने में सक्षम बनाते हैं, यानी उनको कुल मिलाकर जो है समाज में सशक्त बनाते हैं, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज देना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आर्थिक सशक्तिकरण लिख दिया, सामाजिक सशक्तिकरण लिख दिया। अब तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे कौशल विकास और क्षमता निर्माण में स्वयं सहायता ग्रुप जो है कैसे महिलाओं के सशक्त करते हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे, स्वयं सहायता समूह वित्त, व्यवसाय, व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। ये कार्यक्रम आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ महिलाओं को सामूहिक और सामुदायिक स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा हेडिंग डालेंगे, ये चौथा पॉइंट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे क्रेडिट और वित्तीय समावेशन तक पहुँच। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा महिलाओं को क्रेडिट के साथ सरकारी योजनाओं तक पहुँच प्रदान की जाती है, या महिलाओं को ऋण प्रदान करने के साथ वित्तीय जानकारी प्रदान करते हैं। इससे महिला आय सृजित करने वाले उद्यमों में निवेश करने, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और अप्रत्याशित परिस्थितियों को संभालने में सक्षम होती हैं, ठीक है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उधार मानदंड, प्रतिफल आश्वासन के कारण बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को उधार देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। नाबार्ड द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने ऋण तक पहुंच को आसान बना दिया है, जिससे गैर संस्थागत स्रोत पर इनकी निर्भरता में कमी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बेहतर आजीविका को बढ़ावा मिलने के साथ गरीबी उन्मूलन होना, यानी बढ़ी हुई आय और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से स्वयं सहायता समूह सदस्यों की आजीविका बेहतर होती है, जिससे वह अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करके शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश करते हैं तथा अपने आप में परिवारों के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य सुरक्षित करने में सक्षम हो पाते हैं। महिलाओं को गरीबी से बाहर निकालकर स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में योगदान देते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, निर्णय निर्माण और नेतृत्व क्षमता में ये भूमिका निभाते हैं। तो स्वयं सहायता समूह निर्णय लेने, वित्त प्रबंधन, महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाते हैं। नेतृत्व कौशल विकसित होने के साथ महिलाएं समुदाय स्तरीय निर्णयों में संलग्न होती हैं, जिससे स्थानीय शासन में सशक्तिकरण प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, जागरूकता और शिक्षा में भूमिका निभाती हैं, यानी स्वयं सहायता समूह स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, सरकारी योजना से संबंधित जागरूकता अभियानों और कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। तो हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए मेन भाग में, अब निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में कैसे लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे हम, स्वयं सहायता समूह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन के प्रभावी आधार रूप में उभरे हैं। आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल विकास, सामाजिक एकजुटता, ऋण तक पहुँच को बढ़ावा देकर स्वयं सहायता समूह महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने, अपने समुदाय के विकास में योगदान करने में सक्षम बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको और तरीके से आप लिख सकते हैं। हमने मेन भाग में सारी चीज़ें, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक हुआ, ठीक है। इसके अलावा कौशल विकास, क्षमता, क्रेडिट और फाइनेंस समावेशन तक पहुँच, बेहतर आजीविका को बढ़ावा देने तथा गरीबी उन्मूलन, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट को इसमें कवर करके आंसर लिख दिया, ठीक है। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। अब इसके बाद इसमें लिखेंगे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पूछा है, शहरी स्थानीय निकाय एक ऐसे बिंदु पर खड़े हैं जिससे इनके व्यापक सुधार की मांग परिलक्षित होती है,
ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय के सुचारू कार्य संचालन में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए दूर करने के उपाय आपको बताना है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। इंट्रोडक्शन क्या शुरू करेंगे। तो इसमें जो है शहरी स्थानीय निकाय की अवधारणा को जो है संक्षेप रूप में परिभाषित करेंगे। मेन पार्ट में हम लिखेंगे शहरी स्थानीय निकाय के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, उस पर चर्चा करेंगे और उसके साथ उसको उपाय बताएंगे। ठीक है, यही चीज़ें इसमें पूछी है। इसके बाद तीसरे पार्ट में हम जो है इसको जो है निष्कर्ष लिखेंगे कंपाइल करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने कैसे लिखा है इसको। तो परिचय में हमने लिखा है शहरी स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्रों के शासन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ शहरों के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हैं। हालांकि शहरी स्थानीय निकाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके सुचारू कार्य संचालन में बाधा डालती हैं। कुशल शहरी सुशासन सुनिश्चित करने में सुनिश्चित करने के क्रम में व्यापक सुधारों उपाय के मध्य इन चुनौती की पहचान करना, इनका समाधान करना अनिवार्य है। तो इंट्रोडक्शन में हमने इतना लिख लिया। अब मेन पार्ट में हमने क्या लिखा, उसके समझ क्या चुनौतियां विद्यमान हैं। तो सबसे पहली चुनौती है शहरी स्थानीय निकाय में शक्तियों और धन का अपर्याप्त हस्तांतरण। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ पॉइंट लिख दे, क्योंकि 250 वर्ड में लिखना है तो कुछ मैटर अपने पास होना चाहिए। तो कई राज्य सरकारें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने में विफल रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों को सीमित अधिकार और अपर्याप्त वित्तीय रिसोर्स या संसाधन प्राप्त हुए हैं। दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे प्रदान की जाने वाली सेवाओं से अपर्याप्त राजस्व वसूली, यानी शहरी स्थानीय निकाय में करों शुल्कों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे आवश्यक सेवाओं से जुड़े खर्चों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सीमित क्षमता और जवाबदेहिता। इसमें लिखेंगे शहरी स्थानीय निकाय कुशल कर्मियों, प्रभावी जवाबदेही तंत्र के अभाव के साथ सीमित नागरिक भागीदारी, सीमित पारदर्शिता से ग्रस्त है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे राजनीतिक हस्तक्षेप, शक्तियों का विखंडन। ठीक है, अधिकारियों के बार बार स्थानांतरण या ट्रांसफर, संसाधन आवंटन में राजनीतिक प्रभाव, शासन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता के विखंडन होने के अक्सर देखेंगे तो शहरी स्थानीय निकाय का सुचारू कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसी में लिख सकते हैं हम लोग सेवा प्रदाता के रूप में कई निकायों का होना, यानी शहरी क्षेत्रों में अक्सर सेवा प्रदाता के रूप में कई निकायों के बीच समन्वय अभाव से जवाबदेहिता के संदर्भ में चुनौती उत्पन्न होती है। फिर इसी में हम एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि तीव्र शहरी के साथ सेवाओं की मांग में वृद्धि। ठीक है, यानी तीव्र शहरी से शहरी स्थानीय निकाय में के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न होती, जैसे सतत विकास के लिए योजना बनाना, समावेशन को बढ़ावा देना, बदलती शहरी आवश्यकताओं का अनुकूलन कार्य करना। तो इसमें जो है शक्ति और धन अपर्याप्त हस्तांतरण में जो है ये सब भी पॉइंट हम जो है इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अलग अलग ही हैं, इसको हमने बोल्ड नहीं किया है, इसको आप जो है बोल्ड कर लीजिएगा, फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चुनौतियों के बारे में हमने चर्चा कर दी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है अलग अलग है। अब इन चुनौतियों से निपटने के उपाय की बात करें तो वित्तीय क्षमताओं को मजबूत करना। ठीक है, इसमें जो है टेक्नोलॉजी डेटा विश्लेषण के द्वारा संग्रह, टैक्स रिफॉर्म की बात किया है। इसके बाद अवसंरचना विकास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को बढ़ावा देना, म्यूनिसिपल बॉन्ड जैसे नवोन्मेषी वित्त पोषण को बढ़ावा देना, वैकल्पिक राजस्व स्रोत जैसे विज्ञापन उपयोगकर्ता शुल्क का उपयोग करना। इसके बाद नेक्स्ट उपाय हम सुझा सकते हैं कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, यानी व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना, व्यवसायिक विकास प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, ज्ञान साझाकरण और समन्वय प्रणाली सुगम बनाना। इसके बाद एक उपाय हम ये भी सुझा सकते हैं कि स्वायत्तता और पारदर्शिता को सुरक्षित करना, यानी शहरी स्थानीय निकाय को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना, जवाबदेहिता पारदर्शिता को मजबूत करना, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना, पारदर्शिता शासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। तो इस प्रकार जो है हम इसमें कुछ उपाय भी बता सकते हैं। इसके अलावा एक उपाय और बता सकते हैं कि इसमें शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, यानी शहरी स्थानीय निकाय के विकेंद्रीकरण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र विकसित करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, एकीकृत शहरी नियोजन दृष्टिकोण अपनाना। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रकार हमने सुझाव दे दिया। चुनौतियां क्या हैं, तो चुनौतियों के जो है हमने पॉइंट में अलग अलग आपको बता दिया।
अब निष्कर्ष में हम देखेंगे, निष्कर्ष में हम लिखते हैं कुल शहरी शासन सतत विकास हेतु शहरी स्थानीय निकाय को मजबूत बनाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सीमित धन, कमजोर संस्थान, राजनीतिक हस्तक्षेप, अपर्याप्त आधारभूत संरचना जैसी चुनौतियां समाधान करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमने चुनौतियों की बात की, अब हम उपाय की बात करते हैं। इसे में निष्कर्ष में उपाय भी लिखेंगे। प्रस्तावित उपायों को लागू करने से शहरी स्थानीय निकाय के सशक्त होने और इनके प्रदर्शन में सुधार होने के साथ 21वीं सदी में उत्पन्न शहरी चुनौतियों को प्रभावी रूप से निपटा जा सकेगा। इससे जीवंत और समावेशी सतत शहरों का निर्माण हो सकेगा। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में जो भी डिमांड था उसका सप्लाई करके इस क्वेश्चन के डिमांड को पूरा कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, पॉलिटी से रिलेटेड है, इसमें भी 250 वर्ड लिखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक फैसले में राजद्रोह कानून की व्याख्या किस प्रकार की है? भारत में भाषण और अवैध की स्वतंत्रता पर इन फैसलों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजद्रोह कानून वर्तमान में भी प्रासंगिक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ठीक है, कुछ इस प्रकार के पॉलिटी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं, क्या क्या पूछा है। इंट्रोडक्शन में हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, राजद्रोह कानून का संक्षेप इंट्रो दे देंगे। मुख्य भाग में हम क्या लिखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी प्रमुख निर्णय हैं उन पर चर्चा करते हुए इन जो निर्णयों का उनके महत्व को जो है हम दर्शाएंगे। ठीक है, इन निर्णयों के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इसके साथ ही इस कानून के संदर्भ में अपनी राय भी देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है निष्कर्ष में लिखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है निष्कर्ष लिखेंगे और उसके साथ अवैध की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष जो है हम इसमें लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, राजद्रोह का आशय कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना, असंतोष को बढ़ावा देने वाले भाषण या कार्यों को करने से। इसे आईपीसी या भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त भाषण और अवैध की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन कारण इस कानून के प्रति प्रश्न चिन्ह लगता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों में इस कानून की व्याख्या की है। अवैध की स्वतंत्रता, राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार हम इसमें इंट्रोडक्शन लिख देंगे। ठीक है, अब मेन पार्ट में हम लिखेंगे, राजद्रोह संबंधित सर्वोच्च न्यायालय कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं। तो उन ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में हम जैसे पहला जो निर्णय है केदारनाथ सिंह बनाम भारत संघ 1962 का मामला था। फिर दूसरा निर्णय आया श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 का मामला। फिर तीसरा निर्णय आया कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का मामला। ठीक है, अब इन निर्णयों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख देंगे। जैसे केदारनाथ सिंह बनाम भारत संघ मामले में हम लिख सकते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन स्पष्ट किया इसके तहत किसी पर कार्रवाई तभी हो सकती है जब उसके कार्यों से हिंसा को बढ़ावा मिलने के साथ सार्वजनिक रूप से अव्यवस्था महसूस हो। यदि इसमें घृणा, सरकार की अवमानना के साथ हिंसा शामिल नहीं है तो केवल सरकार के नीतियों की मात्र आलोचना या अस्वीकृत को राजद्रोह गतिविधि के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो केदारनाथ सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। फिर इसके बाद 2015 में निर्णय आया श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में। इसमें आईटी अधिनियम की धारा 66(a) के असंवैधानिक तथा अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया था, क्योंकि इसमें आपत्तिजनक ऑनलाइन भाषण को आपराधिक बनाया गया था। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि राजद्रोह कानून तभी लागू किया जा सकता है जब हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था का स्पष्ट खतरा हो। फिर आया 2016 में एक निर्णय आया कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। न्यायालय ने इसमें निर्देश दिया था कि किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना राजद्रोह के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा और कानून के अधिकारी कानूनी राय प्राप्त किए बिना इस संबंध में कोई चार्जशीट दायर नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया था कि सरकार नीतियों से असहमत एवं इसकी आलोचना करना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसे राजद्रोह कानून करके रोका नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखिए उत्तर हमने कैसे लिखा। इसमें हमने जो है 1900 पुराने जो है निर्णय से लेकर वर्तमान निर्णय जो दिए गए हैं तो उसको स्पष्ट कर दिया है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन निर्णयों के प्रभाव के बारे में चर्चा कर देंगे। तो इससे जो है राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता बरकरार रखा गया है, लेकिन हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देने के मामले में के संदर्भ में इसे सीमित किया गया है।
ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, जब तक लोगों के कार्यों से देश की सुरक्षा अखंडता को खतरा नहीं होता, तब तक सरकार की नीतियां कार्यों के खिलाफ बिना किसी डर के लोग अपनी राय और असहमत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर इसी में तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इसे सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राजद्रोह कानून इस्तेमाल करते समय संयम बरतने और जिम्मेदार निभाने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है। अब ये तो हमने प्रभाव की चर्चा कर ली। अब इसमें देखेंगे निम्नलिखित कारणों से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजद्रोह कानून की प्रासंगिक नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो है मैंने अपना जो है इसमें विचार दिया है। आप भी कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपके समझ में आए। मुझे ऐसा लगता है तो मैंने ऐसा दिया है। राजद्रोह कानून से अवैध की स्वतंत्रता कमज़ोर होती है। लोकतंत्र अवैध के राजद्रोह के नाम पर दबाकर सरकार नीतियों के प्रति असंतोष विरोध को निष्क्रिय किया जा सकता है। राजद्रोह कानून का अक्सर अधिकारियों के द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजद्रोह कानून औपनिवेशिक विरासत है जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों के स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए किया गया था। लोकतंत्र, बहुलवाद तथा मानवाधिकारों पर केंद्रित स्वतंत्र भारत में इसका कोई स्थान नहीं है। तो ये मेरे विचार है, मुझे लगता है प्रासंगिक नहीं है। ठीक है। अगर बात करें वर्तमान देश विरोधी और अलगाववादी तत्व मौजूद होने के कारण सुधार के साथ यह कानून वर्तमान में प्रासंगिक भी है। जैसे, ठीक है, एक तो मैंने बताया नहीं है तो मैंने उसके कारण दे दिए। अब एक तो निगेटिव आंसर देने से उसको पॉजिटिव वे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जैसे बात करें तो राजद्रोह को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए, इसके दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए। हाल ही में विधि आयोग ने हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अवस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्ति जैसे शब्दों को जोड़कर इसमें केदारनाथ मामले के दिशा निर्देश को शामिल करने का सुझाव दिया है। दूसरा, इसमें राजद्रोह के तहत सजा की आजीवन कारावास को कम करना चाहिए। तीसरा, इसमें अधिकार के रूप में जमानत के प्रावधान के साथ इस संदर्भ में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। चौथा जो है लिख सकते हैं, इसमें विधि आयोग के सुझाव को कानून में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों, शिक्षाविदों, कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले सकारात्मक कार्यों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जब तक कि एक पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर पद से नीचे न हो द्वारा प्रारंभिक जांच नहीं कर ली जाती है, तब तक राजद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, हिंसा या घृणा भड़काने वाले कृत्यों से बचने के लिए नागरिक जागरूकता, अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ भाषण स्वतंत्रता की जिम्मेदारी से उपयोग करने पर बल देना चाहिए। तो इसकी प्रासंगिकता को जो भी कुछ मॉडिफाई करके हम लोग इसमें सुझाव देकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें निष्कर्ष लिखेंगे अंततः भारत में राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता का मूल्यांकन, इसके दुरुपयोग की संभावना, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव के आलोक में किया जाना चाहिए। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा, पहले हमने लोकतांत्रिक देश में राजद्रोह कानून प्रासंगिक नहीं है इसके बारे में बता दिया। फिर मैंने बताया कि यह कानून जो है वर्तमान में प्रासंगिक भी है, जैसे मैंने उसके कुछ कारण दे दिया। ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें निष्कर्ष लिख दिया। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं अगर आपको कुछ और आइडिया है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, ओपेक प्लस देशों द्वारा अपने तेल उत्पादन को कम करने के निर्णय से संबंधित मुख्य कारक और उद्देश्य क्या हैं, भारत पर इस निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ बताइए भारत की स्थिति किस प्रकार सामना करेगा। 250 वर्ड में लिखना है। ठीक है। तो ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन बनता है, आईआर से रिलेटेड है। ठीक है। और इसके अलावा इकोनॉमी का भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर हल करने के दृष्टिकोण की बात करें तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ओपेक प्लस तथा तेल उत्पादन कम करने से उसके निर्णय पर संक्षिप्त जो है इंट्रो दे के आप उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। मुख्य भाग में आप लिख सकते हैं ओपेक तेल उत्पादन कम करने कि ओपेक प्लस के निर्णय के मुख्य कारकों, उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। भारत पर ओपेक समूह के निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन कर विभिन्न उपायों पर चर्चा कीजिए जो भारत तेल की बढ़ती कीमतों प्रभाव को कम करने के लिए कर सकता है। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे ओपेक प्लस समूह द्वारा तेल उत्पादन कमी की जाने वाली कटौती के प्रभाव से निपटने के लिए भारत के एक व्यापक दृष्टिकोण को महत्व पर जो है देते हुए आपको निष्कर्ष लिखना है। इसका आर्टिकल पे ये आर्टिकल भी प्रकाशित हुआ था द हिंदू में, इस पर मैंने लेक्चर बनाया है। ठीक है। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में देखिए मैंने लिखा है ओपेक प्लस 23 यानी 23 तेल उत्पादक देशों का एक समूह जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करने के साथ उपभोग करने वाले देशों को पेट्रोलियम की कुशल और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
यह समूह वैश्विक तेल बाजार को संतुलित करने, तेल कीमतों का निर्धारित करने के लिए वर्ष 2016 से अपनी तेल उत्पादन नीति का समन्वय कर रहा है। ओपेक प्लस ने नवंबर 2022 में घोषित कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले और न्यूज़ में था ये। तो इसमें मुख्य भाग में हम लिखेंगे तेल उत्पादन को कम करने संबंधित ओपेक प्लस के फैसले के पीछे क्या कारण है, ठीक है, उसका उद्देश्य। तो इन सब की चर्चा जो है हमने जो है आर्टिकल में की है, इसमें भी लिख दिया है पॉइंट वाइज, इसको आपको देखना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ओपेक प्लस द्वारा तेल उत्पादन कम करने के निर्णय में भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर भी हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, या फिर आर्टिकल वाला लेक्चर अभी कुछ दिन पहले लिया था, वहाँ से आप जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके वाला भारत को इस स्थिति से किस प्रकार निपटना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको भारत की पॉलिसी के बारे में जो भी है सुझाव देना है। फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, ओपेक प्लस तेल का उत्पादन कम करने का निर्णय विभिन्न कारकों उद्देश्यों से प्रेरित है। ओपेक प्लस का उद्देश्य तेल बाजार को स्थिर करना, तेल उत्पादक देशों के हितों की रक्षा करना। हालांकि इस निर्णय का भारत के लिए नकारात्मक प्रभाव होगा, क्योंकि अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों आर्थिक विकास के लिए तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। इस स्थिति से निपटने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए भारत विभिन्न उपायों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की चर्चा कर दिया है, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं किया है, और डिटेल में बताने की क्या ज़रूरत है, इसमें सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन IAS, इस पर आप स्कैन कर सकते हैं। NCERT की क्लास चल रही है, और इसके अलावा पॉलिटी की क्लास जो है नेक्स्ट चैप्टर 4 जो है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो है कल जो है जल्दी अपलोड होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डे 5 में।